पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ और इकोनॉमिक लैंडस्केप में भी IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर जश्न मनाने या सेलिब्रेट करने की कोई बहुत बड़ी वजह समझ में नहीं आती, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पे जब सिर्फ 1.5% की डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ हुई है। IMF के कई टारगेट से पाकिस्तान अभी भी बहुत दूर है, जिनमें टॉप मोस्ट SOEs की प्राइवेटाइजेशन और FBR में रिफॉर्म्स हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में कपास, मकई, चावल और गन्ने की पैदावार में कमी की वजह से एग्री प्रोडक्शन में 7.7% कमी हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में LSM में 0.4% कमी आई है। इस माली साल के 6 महीनों में तकरीबन 4,500 बिलियन रुपीस का टैक्स होना था, लेकिन इसका 65% से ज़्यादा डेट सर्विसिंग में चला गया। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद IMF जो है वो डिले करे जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये स्टाफ लेवल मीटिंग के 10 दिन बाद हो जाना, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 20 साल के बाद 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है और प्राइमरी सरप्लस आ रहा है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है हमारी इकोनॉमी और सबसे ज़्यादा जो हर्ट किया है वो पिछले 4-5 साल के दौरान जो है वो है। जो मेन प्रॉब्लम हुआ है वो पिछले 7-8 साल में ज़्यादा हुआ है। 75 सालों में हम 4.5% की हमारी GDP ग्रोथ रही है। पिछले 6 साल में हम 2.7 है। 1.5% की ग्रोथ, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। जो 1.5% की जो GDP ग्रोथ है 6 माह में, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरे साल की एवरेज 3% हो जाएगी। अगले साल अगर 4 करेंगे तो इसके 2 साल के बाद हम 5 कर सकते हैं। जॉब मार्केट में काफ़ी अभी जो बड़ा चेंजेस आई हैं वो एक तो यह है कि मिडिल ईस्ट मार्केट बहुत ग्रो कर गई है और वो टैक्स फ्री है। तो हम अगर आज 5% भी ग्रो कर जाएं तो भी हमारा जो एम्प्लॉय है उसके लिए वहाँ काम करना बेहतर है, क्योंकि टैक्स वहाँ ज़ीरो है, हमारे यहाँ टैक्स 35% है। एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, जो 10 साल पहले नहीं थी, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करता था वक्तन फ़वक्तन, वो दरवाज़ा बंद हो गया है। ट्रम्प साहब के आने के बाद तो एक बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी है। लोग अपने मुल्क को बचाने में लग गए हैं, सब खुद गर्जी में आ गए। सब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को क्यों दूं, मैं उसको क्यों दूं। FDI तो आप कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन तो आप कर सकते हैं, एनर्जी सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए और अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये एक प्राइवेटाइजेशन हो जाए PIA की, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। मगर हो जाए 6 माह 12 माह में नहीं, अगले 2 साल में अगर 2-3 डिस्कोर्स भी हो जाए तो कॉन्फिडेंस बहाल होगा। जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो कैश इकोनॉमी है, उस पर कोई असर ओवरऑल कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हुकूमत वो कैशलेस कर सकती है। हुकूमत के टैक्सेस, बिजली के रेट, हुकूमत की ड्यूटीज़, इसमें रेगुलेटरी कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए कि एक लेवल के बाद आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर इनको ये कह दिया जाए कि आपके बिजली का बिल अगर आप 10 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से पे कर दें तो डिस्काउंट होगा, तो सब पे करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आजकल मीडिया में चर्चा है IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। हुक्मरानों के दावों और इल्यूजन्स में भी कमी नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ और इकोनॉमिक लैंडस्केप में भी IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर जश्न मनाने या सेलिब्रेट करने की कोई बहुत बड़ी वजह समझ में नहीं आती, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब सिर्फ 1.5% की डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ हुई है। IMF को हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि GDP ग्रोथ 3.5% तक लाई जाएगी, मगर फर्स्ट क्वार्टर में 1.34% और सेकंड क्वार्टर में 1.73% ग्रोथ हुई है। ये बहुत तशवीश की बात है, वो भी एक ऐसे मुल्क में जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें 64% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये स्टैग्नेशन या जमूद न सिर्फ इकॉनमी के लिए अलार्मिंग है, बल्कि इस सिचुएशन से हर सेक्टर के लिए चैलेंजेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एग्रीकल्चर GDP में तकरीबन 23% शेयर रखता है, वो शदीद क्राइसिस से दो चार है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में कपास, मकई, चावल और गन्ने की पैदावार में कमी की वजह से एग्री प्रोडक्शन में 7.7% कमी हुई है और ख़ास तौर पर कपास की पैदावार में 31% कमी हो गई है। कपास जो रूरल इकॉनमी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक की इनपुट है। इस सीज़न में कपास की प्रोडक्शन 5 मिलियन बेल से भी कम रही।
2014-2015 में ये पैदावार 14 मिलियन बेल से ज़्यादा हो चुकी थी। एनसीए के मुताबिक इस साल शुगर प्रोडक्शन में भी 12.6% कमी आई है, जिससे साल के आखिर में चीनी की एक कमी भी सामने आ सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में एलएसएम में 0.4% कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर्स में डिक्लाइन है। क्योंकि ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर्स में हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि बेहतरी आई है। आयरन और स्टील की पैदावार में तो 18% कमी हुई है। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी है। इस सूरत हाल से ले ऑफ या वर्कर्स को फारिग करने की लहर पैदा हो सकती है। IMF की जानिब से कई रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशंस के बावजूद पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो अब भी सिर्फ 9.2% पे खड़ा है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत इस माली साल के 6 महीनों में 23.4 बिलियन टैक्स जमा करना था, लेकिन सिर्फ 20 लाख रुपीस का टैक्स जमा हो सका। चारों सूबों में 1 जनवरी 2025 से एग्रीकल्चर टैक्स भी नाफिज होना था, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई अता पता नहीं है। इस माली साल के 6 महीनों में तकरीबन 4,500 बिलियन रुपीस का टैक्स होना था, उसकी इनकम हुई है, लेकिन इसका 65% से ज़्यादा डेट सर्विसिंग में चला गया और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ नहीं बचा। इस वक्त पाकिस्तान का इंटरनल डेट 50 ट्रिलियन रुपीस है और एक्सटर्नल डेट 131 बिलियन डॉलर है। ये कर्ज़ों का बोझ है जो पाकिस्तान पे सवार है और ये डेट GDP का 75% के करीब हो चुका है। पिछले 8 महीनों के दौरान इंटरेस्ट रेट में 1000 बेसिस पॉइंट या 10% की कमी के बावजूद ना तो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग में इजाफा हुआ है और ना ही बैंक्स लॉन्ग टर्म कर्जा देने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 15 लाख नौजवान एम्प्लॉयमेंट मार्केट में दाखिल होते हैं, लेकिन बहुत ही वरीसम बात है और ये एक तकलीफ़ की बात है कि 2% से कम ग्रोथ और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में 13.7% की कमी के बाइस हमारी जॉब्स मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर है। नतीजतन मायूसी बढ़ रही है। पढ़े लिखे और हुनरमंद लोगों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बज़ाहिर IMF पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस से मुतमईन दिखाई देता है, क्योंकि वह सिर्फ बैलेंस शीट देखता है और जो उसको दिखाई जाती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि IMF के कई टारगेट से पाकिस्तान भी अभी भी बहुत दूर है, जिनमें टॉप मोस्ट SOEs की प्राइवेटाइजेशन और FBR में रिफॉर्म्स हैं, लेकिन ना PIA की प्राइवेटाइजेशन हो सकी है, ना लॉसेस में चलने वाली डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हुई है और ना FBR समेत दीगर इदारों में कोई रिफॉर्म्स हुई हैं। CPEC के फ़ेज़ 2 में शामिल नए प्रोजेक्ट्स के आगाज़ और पुराने मनसूबे मुकम्मल होने के टारगेट्स भी पूरे नहीं हुए। इसलिए जब तक पाकिस्तान अपनी इकनॉमिक स्ट्रेटजी तब्दील नहीं करता, उस वक्त तक IMF प्रोग्राम की कंटिन्यूटी पर जश्न मनाने या सेलिब्रेट करने की कोई बड़ी और कोई रीज़नेबल वजह नहीं है। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए आज मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं माशी बिजनेस अमूर के मुस्तनद माहिर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सुहेल साहब। थैंक यू सो मच। ये तो बहरहाल एक इत्मीनान की बात है ना कि ओवरऑल के अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, और वो भी कुछ हमें लग रहा था कि शायद स्ट्रगल होगी, बहरहाल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब है कि IMF प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पर है, हम भी ट्रैक पर हैं, कम अज़ कम ये तो इस हद तक तो इत्मीनान है। देखिए, IMF की तरफ से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना, अगर हम इसको रीजनल तनाजुर में देखें कामरान भाई, तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि रीजन में जो 4 मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया के अलावा हम सब IMF प्रोग्राम में हैं। तो बांग्लादेश में काफ़ी डिले हुआ है, ये जो रिव्यू हुआ और बड़ी परेशानी है वहाँ पे। श्रीलंका में स्टाफ लेवल के बाद काफ़ी टाइम लगा बोर्ड अप्रूवल में। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद IMF जो है वो डिले करे जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये स्टाफ लेवल मीटिंग के 10 दिन बाद हो जाना, ये मेरे लिए मेरे ख्याल में तवक्को से बेहतर है, पॉजिटिव है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्ट्ररी टू अर्लियर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम का जो रिव्यू है हर 6 माह बाद है, तो इसलिए सख्ती ज़्यादा होती है, रिव्यू का जो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि 3-3 माह के बाद जब होता है तो वो टारगेट भी छोटे होते हैं। तो चूँकि 6 माह का था, चूँकि ये बजट से पहले था, चूँकि श्रीलंका बांग्लादेश में डिले हो चुका था और चूँकि ये एक बड़ा प्रोग्राम है, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 10-12 दिन में विज़िट के बाद स्टाफ लेवल हो जाना ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अलबत्ता जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को बोर्ड अप्रूवल के बाद किस्त मिल जाए, क्योंकि जो पिछले 2-3 माह में थोड़ा जो चैलेंजिंग चीज़ें नज़र आई थी वो ये था कि रिज़र्व जो है वो 12 बिलियन से 11 बिलियन हो गए थे, और रिज़र्व जितने कमज़ोर होंगे, 12 भी कमज़ोर है, वीक लेवल है, तो हम ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है इकॉनमी में वो रहती है जब तक रिज़र्व एक डिसेंट पोजीशन पे ना आ जाए। तो इसके साथ ये भी लगता है कि IMF में एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की पेस के हवाले से
और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जो इकोनॉमिक जो पैसेज पे जिस अंदाज से आगे चल रहा है, हालांकि इस दौरान इस पहले 6 महीने में काफ़ी सीरियस स्लिपेजेस हुए हैं रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, और जो टारगेट्स थे उसको बैडली मिस किया है पाकिस्तान ने। लेकिन उससे अंदाज़ा होता है कि IMF में एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इन्होंने किया है मगर शायद ये नहीं कर सकते थे इसको, इस टारगेट को मीट। हाँ, लेकिन कमरान अब इतने IMF के प्रोग्राम हो गए, अब इनका जो फार्मूला है वो बड़ा क्लियर है। उनका फार्मूला होता है कि आप इकॉनमी को काफ़ी स्लो डाउन कर दें और रिजर्व्स को बढ़ाएं ताकि आपके लिए शॉक्स ना हो, मतलब अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाएं तो आपके पास। तो इसमें तो हुकूमत कामयाब रही है। 20 साल के बाद 2024 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है और प्राइमरी सरप्लस आ रहा है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने मेंशन भी किया है उसको, उन्होंने मेंशन भी किया है, और ये सिर्फ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था और उसमें 2-3 साल होता रहा और फिर इकॉनमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक ये भी चीज़ हो गई, और जो रिज़र्व थे वो 3 बिलियन से 11 बिलियन के करीब आ गए। ऑल्दो जिस तरह मैंने पहले कहा 11 बिलियन बहुत कम है, कम से कम ये 15-16 बिलियन होने चाहिए। तो इन चीज़ों को देखकर IMF मेरे ख्याल में मुतमईन है। मगर इसकी फिर ऑब्वियसली फ्लिप साइड ये कि इसके जो रिपरकशन हैं वो इकोनॉमिक स्लो डाउन पर हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यही मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ हो गया ये सुकून और इत्मीनान, IMF का तो सुकून इत्मीनान हो गया, लेकिन ये जो 24-25 करोड़ लोग हैं जी, हमारी ग्रोथ जो है वो अब मतलब इस फर्स्ट हाफ की जो 1.5 के आसपास की ग्रोथ, 1.5% की ग्रोथ, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ ये ग्रोथ ही नहीं है, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इत्तेफाक की बात है कि इस साल एग्रीकल्चर भी हमारी आधी रह गई है। तो सरफेस पे ये IMF का प्रोग्राम तो ज़रूर हो गया है और वो है, और SLA हो गया है, लेकिन नीचे तो बड़ी बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। जी देखिए, IMF ने ही आपको जो तजावीज़ दी हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन किया जाए, मॉनेटरी टाइटनिंग, फिस्कल टाइटनिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएँ, टैक्सेस बढ़ाए जाएँ, उसका नतीजा ये है कि जो आपने बताया 1.5% की जो 6 महीने की ग्रोथ है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ भी पाकिस्तान की इतनी है 1.5-2%, इसका मतलब है 2.5 के करीब नहीं है, 2 के करीब है, और हम 2-2.5, तो इसका मतलब है अगर हम उसको कर लें तो ज़ीरो हो जाती है। जितनी आपने ग्रोथ की उतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, नेगेटिव है सर। हाँ, तो कम से कम मेरे ख्याल में ये 4-5 पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए हो, और पॉपुलेशन ग्रोथ जिस पे फोकस नहीं किया जा रहा, मेरे लिए तो परेशानी की बात है। हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं मगर उसकी कोई प्लानिंग नहीं है जो हम 80s में और 90s में देखते थे। तो अगर उसको हम 2% रख लें और हम तकरीबन 4-5% भी करें तो हमें एक बड़ी तब्दीली या इकोनॉमिक एक्टिविटी महसूस होगी। जब तक हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2% है और हमने 2.5-3% ग्रोथ किया तो हमें कोई भी ज़्यादा इकोनॉमी में बेहतरी के आसार नज़र नहीं आएंगे। चलिए, जैसे आपने कहा कि हम ग्रोथ इसलिए नहीं ला सकते कि अगर ज़रा से स्टिमुलेट करेंगे तो हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ जाएगा। इसको एक तरफ रखें, लेकिन FDI तो आप कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन तो आप कर सकते हैं, और जो आपकी डिस्कोस के और एनर्जी के सीवियर क्राइसिस हैं उनको तो फिक्स कर सकते हैं। ये तो सब हुकूमत की या गवर्नमेंट की मैसिव फेलियर्स ही है ना। जी देखें, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो बिल्कुल हुकूमत जो है वो पिछले 8-10 साल से तो सियासी कशमकश में ही मुब्तला है, कभी स्टेबल होती है फिर अनस्टेबल हो जाती है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये एक प्राइवेटाइजेशन हो जाए PIA की तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, मगर हो जाए। इसी तरह हुकूमत ने इश्तिहार दिए हैं 2-3 डिस्कोस के, तो अगले 6 माह 12 माह में नहीं, अगले 2 साल में अगर 2-3 डिस्कोस भी हो जाएँ तो कॉन्फिडेंस बहाल होगा। मगर एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, जो 10 साल पहले नहीं थी, वो है ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स भी कह लें और क्रेडिट सिचुएशन ग्लोबली, जो दुनिया के इंटरेस्ट रेट हैं या दुनिया का में लोग रिस्क एवर्स हो गए हैं, आज से 10 साल पहले बोरो फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए। बोरिंग मुश्किल हो गई। कमर्शियल बोरिंग पहले हम 3-4-5% पे, इंटरेस्ट रेट 0 था तो हमें 3-4% पे मिल जाते थे। फिर पाकिस्तान का रीजन में सिचुएशन ऐसी थी कि लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते थे। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में 4-4.5 हैं तो हमें, हमारी रेटिंग बुरी है तो हमें कोई 8-9 में भी नहीं दे रहा। फिर रिसेंटली ये ट्रम्प साहब के आने के बाद तो एक बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी है। लोग अपने मुल्क को बचाने में लग गए हैं। इंडिया जैसा मुल्क और जो दूसरे ममालिक हैं उनको अपनी एक्सपोर्ट की फ़िक्र है
और उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की फ़िक्र है और सब इनवर्ड लुकिंग हो गए, सब खुद गर्जी में आ गए, सब कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को क्यों दूं, मैं उसको क्यों दूं। अब मिडिल ईस्ट देख लें, सऊदी अरेबिया, कतर जो इतने फ्रेंडली होते थे, अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। तो इसलिए जो एक्सटर्नल अकाउंट है, एक्सटर्नल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स और लैंडिंग की सिचुएशन, वो पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जब तक रिज़र्व हम 14-15 बिलियन तक नहीं ले जाएं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा के ले जाएं, चाहे वो बोरोइंग करें, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करें, तो सिचुएशन ग्राउंड पे इतनी तब्दीली हमें नज़र नहीं आएगी। एक और हमारे लिए बड़ी मसला है, जो कि अब से 6 महीने पहले कुछ और सूरत हाल थी कि जब हमारे इंटरेस्ट रेट थे 22%, 23% और हमारी इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर रही थी। अब हमारी इन्फ्लेशन तो बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर दूसरी जानिब जो है वो हिम्मत नहीं है सेंट्रल बैंक की कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम करे। अच्छा चले, वो इंटरेस्ट रेट वो कम नहीं करते, लेकिन पहले से तो आधे हो गए हैं। लेकिन क्रेडिट ऑफ टेक बिल्कुल नहीं है। अब इसका क्रेडिट ऑफ टेक ना होना, इसके रीजंस तो इकोनॉमिक नहीं है ना, या ये ना होना जो है वो कितना जो है हमारी जो ग्रोथ पे इस वक्त जो हमारी एक डिसमल सिचुएशन नज़र आती है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए कामरान भाई, किसी भी बिज़नेस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ख़र्चे और एक इंटरेस्ट रेट और एक एनर्जी कॉस्ट। तो ख़र्चे जो हैं पाकिस्तान में, और दो इन्फ्लेशन कम हुआ है बट वो 100 का 150 हुआ है, फिर 150 से 155 हुआ है, तो एक ख़र्चे का लेवल तो बढ़ ही गया है। दूसरा एनर्जी कॉस्ट, और फिर पिछले साल जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, तो ये 3 चीज़ें तो बढ़ गई हैं। चौथी चीज़ जो कम हुई है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ कम हुई है। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हमने देखी हैं, कुछ ऑटोमोबाइल और कुछ टेक्सटाइल में थोड़ी बेहतरी आई है, मगर ज़्यादा बेहतरी जब आएगी कि जब दूसरी चीज़ें भी कम हो। अब दूसरी चीज़ें 2 ही हैं, एक टैक्सेस हैं और एक एनर्जी कॉस्ट है, तो मेरे ख्याल में उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बट मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस साल हम देखें, और ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की जीडीपी हमेशा कम होती है, थर्ड फोर्थ में ज़्यादा होती है, उसमें वीट आता है, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। तो हमारा ख्याल है कि 3% हम इस साल ग्रो करेंगे। अगले साल अगर 4 करेंगे तो इसके 2 साल के बाद हम 5 कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये पेस जो है ये IMF भी के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, हमारे रिज़र्व की जो कमज़ोर सिचुएशन है उसके लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, और फिर जाके जब 5 होगा या 4 के करीब जाएगा तो फिर जाके आम आदमी को उसका कुछ असर नज़र आएगा। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। असल बात तो यह है कि जॉब्स क्रिएट होना, जॉब्स उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक एक्सपेंशन नहीं होगी, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और उसके साथ ही फिर क्योंकि एक पॉलिटिकल जो हमारा स्टेबिलिटी ना होना भी तो एक इशू है ना, वो उसको फिर वो फीड करेगी अगर नौजवान ख़ास तौर पे अगर वो उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी तो। नहीं देखिए, ये चैलेंजिंग है। मैंने कहा कि वो 3% पे तो जॉब क्रिएशन वो नहीं होगी जितनी हमें ज़रूरत है, शायद 4 में भी नहीं हो, बट 5 में जब 2 साल के बाद हम कर लें और IMF के साथ रहें और रिज़र्व हमारे 15-20 बिलियन डॉलर हो जाए तो 5% कोई मुश्किल बात नहीं है 2 साल के बाद। दूसरी जानिब जो जॉब मार्केट में कारण भी अभी जो बड़ा चेंजेस आई हैं, वो एक तो यह है कि मिडिल ईस्ट मार्केट बहुत ग्रो कर गई है और वो टैक्स फ्री है। तो हम अगर आज 5% भी ग्रो कर जाएं तो भी हमारा जो एम्प्लॉय है उसके लिए वहाँ काम करना बेहतर है, इन स्पाइट के वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि टैक्स वहाँ ज़ीरो है, हमारे यहाँ टैक्स 35% है। तो आई थिंक ये दोनों रीज़न है, इकोनॉमिक स्लो डाउन प्लस हायर टैक्सेस। तो अब यही हो सकता है या हमारी हुकूमत टैक्स को रैशनलाइज करे या उनकी हुकूमत इवेंचुअली टैक्स लगा दे, क्योंकि जो टैक्स का आर्बिट्राज है ये हमेशा से था मिडिल ईस्ट में। और मगर ये तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये तो मैसिव है ना, क्योंकि फ्रॉम 45 to 0 अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो यूएई में या सब जगह पे तो 0 है, और कहाँ 45 है, और फिर उसको लाइफ और एसेट की सिक्योरिटी भी है 100%। तो बहुत बड़ा फर्क तो मैं कहता हूँ लाख के 5 लाख तो हमेशा दुबई में मिल रहे थे आपको, यहाँ लाख मिल रहे तो वो 5 लाख, बट यहाँ के लाख हो गए 60,000 और वहाँ के 5 लाख ही हैं। तो जो 5 गुना का डिफरेंस है वो 10 गुना का डिफरेंस हो गया है। प्लस दुबई और सऊदी अरेबिया तरक्की कर रहे हैं तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में इवेंचुअली मेरा पर्सनल ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए दोनों टैक्सेशन आर्बिट्राज भी ख़त्म होना चाहिए और GDP भी 4-5% होनी चाहिए, फिर जाके जो हमारा इस यहाँ का यूथ है वो यहाँ काम करने को प्रेफर। सबसे बड़ी हमारा इस वक्त जो बॉटलनेक है वो जाहिर है कि जिस आप जैसे बार बार कह रहे हैं, हकीकत ये है कि हमें रिजर्व्स बढ़ाने हैं, हमें इन्फ्लोज बढ़ानी है, हमारे डॉलर के इन्फ्लोज हो, मगर एक्सपोर्ट्स नहीं हमारी हिल रही है। मतलब बहुत ही एक मार्जिनल एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि अब से 2-3 साल पहले टर्फ के तहत
एक बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया गया, सब कुछ दिया गया, तो ये भी एक ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़ा मसला है ना। देखिए अब आप सही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छी नहीं बढ़ी, मगर हम अगर इसको सर्विस एक्सपोर्ट शामिल कर लें, जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, तो 7-8% की 6 माह में 8 माह में ग्रोथ हुई है। अगेन ये 7-8% कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, मगर फ्लैट नहीं है। 8% का मतलब है कि अगर हम 38-40 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं तो 3-4 बिलियन डॉलर आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मगर ये होनी चाहिए 15-20%। उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो सर्विसेज में तो नहीं है। सर्विसेज में चैलेंज ये है कामरान भाई, वही टैक्सेशन का, कि यहाँ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है वो 35% दे रहा है, और वही वाला बंदा अगर फ्रीलांसर है पाकिस्तान में है तो वो नहीं दे रहा। तो एक तो टैक्सेशन हिंड्रेंस है, मगर जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है उसमें वही जो हमने कहा कि हायर टैक्सेशन, हायर एनर्जी प्राइसेस, ये हर्डल्स हैं। बहरहाल जो कंटिन्यूस हमारा एक जो रेवेन्यू कलेक्शन के नंबर्स हैं वो तो ज़ाहिर है कि बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर आप जैसे लोग 1 मिनट में कहते हैं कि ये इसमें इन्फ्लेशन इसको एडजस्ट कर लो, इसमें एक्सचेंज रेट एडजस्ट कर लो, तो सिचुएशन ये बनती है कि एक स्टैग्नेशन है, हम खड़े हैं जहाँ पर खड़े हुए थे, और फिर वो जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कैश इकॉनमी है, वो उस पर कोई असर ओवरऑल कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम इस अपनी इकॉनमी के इन चैलेंजेस की बात करते हैं और इस डिसबल 1.5% ग्रोथ की बात करते हैं, तो उस इकॉनमी को तो हम गिन ही नहीं रहे ना, जो कि एक्चुअली हमारा हिस्सा है। अगर वो इसमें शामिल हो जाए तो यही नंबर्स बदल जाएंगे ना। बिल्कुल। देखिए इसमें एक चीज़ तो कामरान में ये बेहतर हुई है कि कैश की होल्डिंग नॉट ट्रिलियन ही है, बट 2-3 साल से नॉट ट्रिलियन है, और आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो थोड़ा सा कैश कम हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि जो नई जनरेशन है ना, वो सारी चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड से और ये कर रही है। और ये मैं आपके पुराने इंटरव्यू ले लें, 10-20 साल से मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत के टैक्सेस, बिजली के रेट, हुकूमत की ड्यूटीज़, बहुत सारी चीज़ें हुकूमत वो कैशलेस कर सकती है। और अभी हुकूमत खुद तो करे। हाँ, मैं कहती हूँ यही ना, गवर्नमेंट शुरू करे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज तो कर रही हैं, सब बैंक अकाउंट में सैलरी दे रही हैं, हर चीज़ हो रही है, बट इसमें रेगुलेटरी कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए कि एक लेवल के बाद आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आज की तारीख में 5,000 का बिजली का बिल और 5 लाख का बिजली का बिल, 5,000 का एडवांस टैक्स और 5 लाख का एडवांस टैक्स आप काउंटर पे जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये डिजिटलाइजेशन से ही कम होंगी। और हमने ये देखा कि जो टैक्स कलेक्शन बढ़ी है वो भी कोई एफबीआर के स्टाफ ने कोई बहुत कारनामा नहीं किया है, वो इसलिए किया है कि आपके क्रेडिट कार्ड, आपका ट्रैवलिंग, आपकी बैंक ट्रांसैक्शन, आपका बैंक का प्रॉफिट, आपका कैपिटल गेन, आपका डिविडेंड, वो सारा डिजिटलाइज हो गया है। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज मतलब ये है कि आपको एफबीआर से ना एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना ही वो वहाँ से कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हल सिर्फ ये कि आप इसको डिजिटाइज कर दें, इसको कैशलेस कर दें। ये जो ऐसो वो जो लगे हैं मशीन, जो रिटेल POS मशीन जो बड़े बड़े हैं, उनसे पूछें, उनकी तो 90% जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। सही है। तो अब वो बड़ों तक तो पहुंच गई है। इस तरह ये सिर्फ एक एरिया नहीं है रिटेल का, बहुत सारे एरियाज़ हैं, मगर ये एनकरेज करना चाहिए, जिस तरह पहले पंजाब हुकूमत ने किया, अब रिसेंटली सिंध ने भी किया, कि जो कार्ड की स्पेंडिंग है हाँ। उस पर आप इंसेंटिवाइज करें। अगर बिजली का बिल किसी का 50,000 का है तो वो अगर कैश लेके जाता है तो 50,000 होने चाहिए, और अगर वो या 50,200 होने चाहिए, और अगर वो कार्ड लेके जा रहा है तो 50 रुपये उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो दैट शुड बी सम स्कीम। अब देखिए ये बड़ा ये प्रोविंस के हाथ में है, ये तो सेंटर एक पॉलिसी दे सकता है इस सिलसिले में, सेंटर भी एसआरओ के जरिए कर सकते हैं। हाँ, ये सेंटर ही करेगा, मगर कुछ एरियाज प्रोविंसेस के भी हैं। अब इसमें बड़ा कैच है, अगर आप कमर्शियली सोचें, अगर पाकिस्तानी कौम का इतना कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नहीं है, अगर इनको ये कह दिया जाए कि आपके बिजली का बिल अगर आप 10 दिन पहले क्रेडिट कार्ड से पे कर दें तो डिस्काउंट होगा, तो सब पे करेंगे। ठीक है, मगर इस तरह की स्कीम्स टू प्रोमोट डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं, मगर इतनी नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो हमारी कैश इकॉनमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कि हमारी प्रिंसिपल इकॉनमी का कोई हिस्सा नहीं है, अगर ये एक्चुअली इसमें शामिल हो जाए, इसका एक अच्छा 60-70% अगर शामिल हो जाए, तो हमारे नंबर्स जो हैं क्या उसमें देखिए अभी ये इस साल हम 415-420 बिलियन की जीडीपी कर रहे हैं। अब एस्टिमेट हैं कि ये 50-60% ऐड कर दें तो 600 बिलियन हो जाए, तो एक $1,600-1,700 पर कैपिटा जो हमारी इनकम है वो कोई 2,500-2,500
एक्चुअल है, ठीक है। ऑफिशियली 1700 अगर हम है पर कैपिटा और बड़ी एम्बैरेसिंगली कम है, क्योंकि रीजन के हवाले से भी और सब जगह से तो उसके देखिए कामयाबी दो ही चीज़ें, एक तो हम इसको डिजिटलाइज करें और हम जो जीडीपी को रीविजिट करें, रीबेस करें, जो हर 10 साल बाद होती है। हमने देखा था मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद रीबेस हुई थी तो जीडीपी की साइज़ काफ़ी बढ़ गई थी। सो बहुत सारे जो एरियाज़ होते हैं वो कवर नहीं होते। अभी भी हमारा कॉटन, वीट, वही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। हो सकता है कि कुछ और फसलें बहुत बड़ी हो गई हों जो जीडीपी में आ ही नहीं रही हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, IMF भी ये कहती है कि आप अपनी जीडीपी को हमें हर 10 साल के बाद रीविजिट करें या रीबेस करें। तो उससे शायद हम जो 400 और 600 का गैप है बिलियन डॉलर का, उसके करीब पहुंच सकें। लेकिन एक बात बहरहाल अच्छी है, क्योंकि जो हमने सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है हमारी इकॉनमी और सबसे ज़्यादा जो हर्ट किया है वो पिछले 4-5 साल के दौरान जो है वो है, बल्कि अब से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इंडिया से बेहतर थी। मैं आपको बता रहा था कि 75 सालों में हम 4.5% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है आज 75 सालों में। हाँ, ऑन एन एवरेज। हाँ ठीक है, विच वाज़न्ट टू बैड। हाँ, तो इससे नहीं 4.5 है। इस 10 साल पहले जब हम अपनी ट्रिप पे जाते थे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए तो 5% हुआ करती थी। तो 10 साल में हम 5 से 4.5 हो गए। अच्छा, आपने कहा पिछले 4-5 साल, पिछले 6 साल में हम 2.7 हैं। मतलब एवरेज हम अपने 75 साल के जीडीपी ग्रोथ के आधे रफ्तार से पिछले 7 साल पिछले 6 साल में, ठीक है। और जो आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बता रहे थे कि इस साल हम जीडीपी पाकिस्तान के, अब हम आगे नॉमिनल जीडीपी में आपको बता दूं, रियल जीडीपी ये होती है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, जिसमें कॉटन, सीमेंट सारे आ गया। जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो होती है नॉमिनल टर्म्स में, कि अगर कॉटन है तो उसकी वैल्यू कितनी है, सीमेंट है तो उसकी वैल्यू। तो हम 10 साल पहले थे 300 बिलियन में, इस साल हम जाएंगे 415 तक। इंडिया 10 साल पहले था $2 ट्रिलियन, इस साल हो गया है 4 ट्रिलियन। तो हम 10 साल में अपनी जीडीपी को, अभी पॉपुलेशन हम हटा देते हैं, रियल जीडीपी को हटा देते हैं, कोई 30% बढ़े हैं, 30 से 40%, और इंडिया 100% बढ़ा है। अच्छा, अगर यही चीज़ हम 2005-2015 का कंपैरिजन करें तो उस दौरान, जिसमें मुशर्रफ साहब का रूल भी था, फिर वो चले भी गए, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो 5 से 15 के दौरान इंडिया की जीडीपी जितनी नॉमिनल टर्म से बढ़ी थी, पाकिस्तान की जीडीपी ज़्यादा बढ़ी थी। तो जो मेन प्रॉब्लम हुआ है वो पिछले 7-8 साल में ज़्यादा हुआ है। और इसी वजह से IMF भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस है कि उसको पता है कि जितना डैमेज पिछले सालों में हुआ है, 6-7 साल में, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक साथ इतना सारा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले 1 साल से हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैक्रो नंबर्स जो हैं वो, हमारे जो चीज़ें हैं वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। और बाकी जो है कि IMF का जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री अपना, और जैसे कि अभी उन्होंने SLA किया तो वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया। देखिए, जो जून 2023 में जो प्रोग्राम मिला वो अचानक से 29 तारीख को जो केयर टेकर हुकूमत थी उनको जो मिला और तवक्को से ज़्यादा मिला, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो कोई 19-20 माह से सिचुएशन काफ़ी स्टेबलाइज हो गई है और अब हम ग्रेजुअल रिकवरी या ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एक आम आदमी को फ़ायदा कब होगा? वो जब हम एक नॉर्मल ग्रोथ पे आएंगे। नॉर्मल ग्रोथ पाकिस्तान की क्या है? 4.5%। उसको मुझे लगता है अचीव करने के लिए हमें मज़ीद 2 साल लग सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इब्तिदा हुई है, जैसे कि टॉप लाइन ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर बेहतर हो रही है, जिसकी एक बड़ी वजह जो रिफ्लेक्ट हो रही है कि इंटरेस्ट रेट के कम होने की भी एक बड़ी वजह है। लेकिन पिछले 2 साल से बैंक की अर्निंग बहुत बढ़ रही थी और ENP की अर्निंग बहुत बढ़ रही थी। बैंक्स की इसलिए बढ़ी थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, ENP की इसलिए बढ़ी थी कि करेंसी गिर रही थी। 110 की करेंसी 200-280 हो गई। अब पिछले साल उल्टा हुआ है, एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की अर्निंग गिरी हैं क्योंकि करेंसी भी स्टेबल थी। बैंक्स की अर्निंग भी स्टेबल हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट शदीद गिरना शुरू हो गए। मगर अगर बैंक्स और ENP को हटा दें तो हमें अर्निंग में बेहतरी नज़र आई है। अगर वो सीमेंट हो उसमें भी बेहतरी हो रही है, ऑटोमोबाइल में हो रही है, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, FMCGs जो बहुत अंडर क्राइसिस थी, अब उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में अभी जो पिछले 6 माह से जो बेहतरी नज़र आ रही है इन एक्सक्लूडिंग बैंक्स एंड ENP, वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, काफ़ी सेक्टर्स में है। तो इसीलिए हमें उम्मीद है कि जो 1.5% की जो GDP ग्रोथ है 6 माह में, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरे साल की एवरेज 3% हो जाएगी।
ओके, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3% हो 4.5 जाएगा, तो 4.5 जबकि आईएमएफ का ख्याल या आईएमएफ का की ख्वाहिश ये है कि हम 3.5% के करीब जाएं। हाँ, हुकूमत भी 3.5 चाह रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 2 क्वार्टर हैं, मार्च वाला और जून वाला, वो पहले क्वार्टर के निस्बत 3 गुना ज़्यादा ग्रो करेंगे, ताकि 1.5%, 4.5% का एवरेज 3% आ जाए। और फिर डाउन द ईयर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल में हम दाखिल होंगे, वो आपको लगता है कि हमें लेके जा सकता है 5 की तरफ? 4 की तरफ, हाँ, अच्छा। 4, और फिर उसका अगला साल 5। ओके, ठीक है, और मुझे लगता है कि आईएमएफ ही चाहेगा कि हम 3 से 6 पे ना जाएं। मगर इसमें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, इंसेंटिव को, या मेहनत को, या कोई चेंज आए, जितने हम शोबों की बात कर रहे हैं उसको हम शामिल किए बगैर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कि जो गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटेंस नज़र आ जाए, कोई गवर्नमेंट की एफिशिएंसी नज़र आ जाए, कोई गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी नज़र आ जाए तमाम मामलात के अंदर, ये अभी हमने एग्रीकल्चर टैक्स नाम का कर दिया है प्रोविंसेस ने, वाकई ये एक्शन में आ जाए, फिर तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। देखें, ये 3-4 ही एरियाज़ हैं, टैक्सेशन, एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन। अगर इस पे हमें कोई चीज़ें नज़र आएँ, देखें टैक्सेशन में अनफॉर्चुनेटली कुछ बेहतरी हुई है, नए एरियाज़ कुछ आए, जिस तरह हमने कहा है जो रिटेल वगैरह में, मगर इतने सब्सटेंशियल नहीं आए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या सैलरी क्लास है उसको रिलीफ मिले। तो कुछ बेहतरी नज़र आई है। एनर्जी में एक ये भी ब्रेक थ्रू है कि सारा सर्कुलर डेट ख़त्म हो चुका है और पुराना सर्कुलर डेट ख़त्म किया जाता है। तो मेरे ख्याल में रेवेन्यू में शायद पीछे हैं, एनर्जी में दे आर गोइंग ऑल राइट। ओके, हाँ। और तीसरा जो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मैंने कहा ना, उसकी परफॉर्मेंस डे टू डे जज नहीं कर सकते वो, तो अगर 1-2 डील भी हो गई तो पूरी परफॉर्मेंस चेंज होगी। तो आई थिंक पीआईए इज़ समथिंग टू लुक एट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर पीआईए हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये जो तीसरा एरिया है उसको हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सही कर लिया। और जो लोग, आवाम जो हमारे साथ देख रही है, सुन रही है, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हमारे साथ शेयर नहीं कर पा रही, उनके लिए ये खबर है कि ये रहेगी अभी इस साल, और अगले साल जब 4 पे आएंगे तो थोड़ा सा बेहतरी महसूस होगी, और नेक्स्ट ईयर जब एंड तक अगर अब 5th में आए तो जल्दी होगी। लेकिन अगर हुकूमत ने एफबीआर को क्लीन किया और डॉक्यूमेंटेशन की और प्राइवेटाइजेशन की और ये सब चीज़ें की, तो ये सब बेहतर जल्दी भी हो तो अगले साल मुझे लगता है कि 6 माह के बाद हमें ज़रा तेज़ी से तब्दीली नज़र आए। शुरू के 6 माह शायद प्रॉब्लमेटिक हो, मगर इसके बाद ये होगा कि आईएमएफ के भी 2 रिव्यूज़ हो गए होंगे, तो गवर्नमेंट के पास कुछ चीज़ें आ गई होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई होगी। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर ये पीआईए प्राइवेटाइज हो जाता है तो एक वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक एफडीआई जो 500 मिलियन की रुकी हुई थी वो आ जाएगी तो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएशन होगी। तो मुझे लगता है बाय दिसंबर 2025 थोड़ी सी बेहतरी हम देख सकते हैं, अगर पाकिस्तान के सियासी मामलात। अच्छा, इसमें हमने पॉलिटिक्स को जिक्र नहीं किया। पॉलिटिक्स को हमने अज्यूम किया है, नो चेंज जो है ना, जहाँ है वही रहे, उससे ना अच्छी हो उससे ना बुरी हो, हमने यही अज्यूम। लेकिन अगर अच्छी हो, बेहतर हालात पैदा हो, तो फिर जाहिर है कि उसका डिविडेंड है। हाँ, और एक और भी चीज़ है, वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम भी कर सकती है। ये जो यूएस में जो हो रहा है, ये ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। तो पाकिस्तान के लिए, चले वो तो इतनी एक्सपोर्ट है ही नहीं कि जो मुतासिर हो, मगर पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ ये हो सकती है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करता था वक्तन फ़वक्तन, वो दरवाज़ा बंद हो गया है। अब ये देखते हैं कि ये ट्रम्प साहब का ये जो एग्रेशन है कब थमता है, दुनिया की क्रेडिट मार्केट्स कब थमती हैं, फिर जाके पाकिस्तान के लिए कुछ उम्मीद पैदा होगी। अभी चंद दिनों में ये भी एक बेहतर खबर आई कि ये रिकोडेक के हवाले से जो कि तमाम चीज़ें चल रही थी, तो ये पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह ने पहली बार इसकी एक प्रॉपर फिजिबिलिटी, इंटरनेशनल फिजिबिलिटी बनाई है, जो कि खुल के सामने आई है। जैसे कि जो हमें हाइपरबॉलिक नंबर्स बताए जा रहे थे, वो तो खैर उस पर तो ओस पड़ी है, क्योंकि $60 बिलियन की वो बात कर रहे हैं, परहैप्स ये रिजर्व्स हैं। लेकिन ये कि इससे वो रास्ता कि सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी है तो वो आ जाए, और फिर एक वो सऊदी इंटरेस्ट आ जाए, तो वो एक उसकी जियो स्ट्रेटेजिक भी अहमियत होगी। जी देखिए, ये तो बहुत बड़ा एसेट था, 90s में कब से डेवलप हो रहा था। अगर वो हो जाता टाइमली तो शायद सिचुएशन कुछ और ही होती। अब ये है कि जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट आनी थी और जो पाकिस्तान की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसके लिए दिसंबर की डेडलाइन थी फिजिबिलिटी की, जो डिले हो गई और अभी आई है मार्च में। तो उसमें कितने कॉपर रिजर्व्स हैं, कितने गोल्ड रिजर्व्स हैं, कितनी लाइफ है, कितना कैपेक्स चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब 2-3 इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं। या तो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट जिसकी बातें हो रही हैं, $500 बिलियन, $2 बिलियन वो भी आ सकती है। अगर सऊदी अरेबिया की नहीं आ सकती तो किसी और मुल्क की आ सकती है।
बट लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। 28-29 में यहाँ से पाकिस्तान को प्रोसीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अब ये प्रॉपर इंटरनेशनल फीजिबिलिटी हो गई है कि यहाँ पे इतने रिजर्व्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में नहीं मगर 4-5 साल के बाद ये पाकिस्तान के रिजर्व्स के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।